हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्लास 9 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर जो है छठा जनसंख्या के बारे में जानेंगे। यह जो है क्लास 9 का जो है छठा अध्याय है। इसमें जनसंख्या के बारे में पढ़ना है। जनसंख्या किसे कहते हैं, जनगणना क्या है, भारत की जनसंख्या कितनी है और भारत में जनसंख्या बढ़ने का क्या कारण है, ये सब जो है आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या क्या है। तो जनसंख्या में कहता है किसी निश्चित समय में किसी देश के निवासी की कुल संख्या को ही जनसंख्या कहा जाता है। मतलब किसी निश्चित समय में उस देश में रहने वाले जितने व्यक्ति होते हैं उस व्यक्ति की कुल संख्या को ही उस देश का जनसंख्या कहलाता है। मतलब किसी एक निश्चित समय में देश के अंदर में जो भी नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, छोटा बड़ा बूढ़ा बच्चा, जो भी व्यक्ति देश में हैं, उस सभी की संख्या जो होंगे वही संख्या उस देश का जनसंख्या कहलाता है। अब भारत में जो है 2011 में जनगणना किया गया है। तो 2011 में जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 121 करोड़ से भी अधिक भारत की जनसंख्या है। मतलब हमारे भारत देश में 2011 में जनगणना हुई थी। तो 2011 में जनगणना होने के बाद यह पाया गया कि हमारे देश में रहने वाले कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वो 121 करोड़ से भी अधिक व्यक्ति हैं। ये गणना के अनुसार, गणना के उपरांत पता लगा। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का यह दूसरा देश है। माने विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है विश्व जो है में दूसरा स्थान पर है। ये दूसरा स्थान पर जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कहलाते हैं। इस तरह से हमारे देश में इस तरह से व्यक्ति जो है गांव हो, शहर हो, पूरे भारतवर्ष में जो भी व्यक्ति होते हैं उस व्यक्ति की जो संख्या होते हैं, ये देखिए व्यक्ति सगरों निवास कर रहे हैं। हर राज्य, हर प्रांत, हर क्षेत्र में जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं उस देश में जितने भी व्यक्ति रहने वाले हैं सभी व्यक्ति की संख्या उस देश का जनसंख्या कहलाता है। और अभी जैसे कि हम लोग ने देखा कि 2011 में जब जनगणना हुई थी, 2011 में जनगणना हुई थी तो वहाँ 121 करोड़ से अधिक व्यक्ति यहाँ पर जो है जनगणना में पाया गया। अर्थात ही पूरे भारत में 2011 ईस्वी में जनगणना के अनुसार 121 करोड़ व्यक्ति यहाँ निवास कर रहे थे। अभी तो जो है चल रही है 2020, तो 2020 में जो है अभी जनगणना नहीं, यहाँ जो है 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है और 10 वर्ष के बाद जो है 2021 में जनगणना होगी तो पता लगेंगे कि अब हमारे देश में कितने जनसंख्या हैं। तो इस तरह से जनसंख्या जो है हम लोग ने देखा। अब हम लोग जो है दूसरा टॉपिक में देखेंगे कि भारत में जनसंख्या का भौगोलिक वितरण। मतलब भारत में जो है जनसंख्या जो है माने किस किस क्षेत्र में माने ज़्यादा पाए जाते हैं, माने धनी आबादी वाले और जो है विरल आबादी वाले। तो सबसे धनी आबादी का मतलब हुआ सबसे अधिक आबादी माने घना, तो आबादी वाले क्षेत्र, और विरल मतलब है मतलब कम मात्रा में वहाँ पर जो है आबादी है। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत में जो जनसंख्या का जो भौगोलिक वितरण है वो असमान है, मतलब बराबर नहीं है। सब जगह पूरे भारत में सब जगह जो है एक समान रूप से जनसंख्या नहीं है। माने कुछ क्षेत्र में ऐसे हैं कि वहाँ पर बहुत जनसंख्या काफ़ी है, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर जनसंख्या कम है। तो हमारे देश में जनसंख्या का भौगोलिक वितरण जो है असमान रूप में है, जिसमें सबसे पहला में
कि सबसे घनी आबादी वाला जो क्षेत्र है वो मध्यवर्ती का मैदान है। यहाँ जो है पूरा जो है जनसंख्या पूरा भरा है, माने घनी आबादी है, जिसको हम लोग गंगा का मैदान भी कहते हैं। और तटवर्ती मैदान, ये दो जगह में जो है भारत का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पूरे जो जनसंख्या सबसे अधिक जनसंख्या के रूप में यह क्षेत्र जाना जाता है। इसका भी कारण है कि ये सब क्षेत्रों में जो है अधिक जनसंख्या क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों को रोजगार है, यहाँ पर जो है लोगों के लिए कार्य करने का जो है मतलब ज़्यादा जो है संसाधन है, तो इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। अब जहाँ पर संसाधन नहीं होंगे तो वहाँ पर जो है आपका आदमी नहीं निवास करते हैं। हर व्यक्ति वहीं पर निवास करते हैं जहाँ पर अधिक संसाधन उपलब्ध होता है। तो जनसंख्या उसी क्षेत्र में ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पर अधिक जो है संसाधन का उपलब्ध है। तो हमारे जो ये गंगा का मैदान है ये समतल भूमि है, ये जो है उपजाऊ भूमि है, तो यहाँ पर कृषि कार्य जो है सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर कृषि कार्य ज़्यादा होने के कारण यहाँ जो है हर संसाधन लगभग उपलब्ध है, तो जिसके कारण यहाँ मनुष्यों व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा मिलती है। उसी प्रकार तटवर्ती मैदान में भी जो है यही बात है। अब जो है देखते हैं कि सबसे विरल आबादी वाले मतलब कम आबादी वाले क्षेत्र, तो सबसे विरल आबादी जो है उत्तर के पर्वतीय भाग तथा राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में है। और कम आबादी में देखा जाए भारत का तो ये उत्तर का जो है आपका पर्वतीय भाग में वहाँ आबादी जनसंख्या कम मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर संसाधन नहीं उपलब्ध हैं बहुत कम है, तो इसलिए वहाँ पर मनुष्य जो है व्यक्ति जो है रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से सबसे विरल आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उत्तर के पर्वतीय भाग हैं तथा राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या कम मिलती है। अब इस तरह से अब हम लोग जो है तीसरा टॉपिक पर बात करेंगे जनगणना। तो जनगणना जो है क्या है, तो जनगणना कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित समय में देश की जनसंख्याओं से संबंधित सूचनाओं का संग्रह, संकलन, प्रकाशन करना ही जनगणना कहलाता है। कह रहा है जनगणना एक प्रक्रिया है जिसमें निश्चित समय में देश की जनसंख्या से संबंधित सूचनाओं का संग्रह करता है। मतलब देश में जो भी व्यक्ति की जो संख्या है उससे संबंधित आंकड़ा को संग्रहित करता है, एकत्रित करता है, उसको मतलब काउंटिंग करता है, तो वह जनगणना कहलाता है। इसके अलावा संकलन करना, प्रकाशन करना ये जनगणना के अंतर्गत कहलाता है। मतलब वैसी प्रक्रिया जिसमें देश में एक निश्चित समय में देश की जनसंख्या का गिनती करना, मतलब सूचनाओं का संग्रह करना, संकलन करना और उसको प्रकाशन करना, मतलब लोगों तक पहुंचाना, ये जनगणना ही कहलाता है। अब जैसे 2011 ईस्वी में जनगणना हुई, मतलब कुल व्यक्ति को गिना गया कि कितना भारत में आदमी है, तो ये जनगणना कहलाता है। और उसके बाद उस गिनती करने के बाद उसे जो है प्रकाशित किया गया कि भारत के अब जो है 2011 में जनगणना करने के बाद इतना व्यक्ति पाया गया, ये प्रकाशित करना भी जनगणना कहलाते हैं। तो इस तरह से परिभाषा बनती है कि वह प्रक्रिया जिसमें निश्चित समय में देश की जनसंख्या से संबंधित सूचनाओं का संग्रह करना, संकलन करना तथा प्रकाशन करना ही जनगणना कहलाती है। भारत में जो है 10 वर्षों में जनगणना होती है। तो अभी मैंने जैसे कि पीछे बताया जनसंख्या में कि हमारे देश में जो है जनगणना जो है 10 वर्ष के अंतराल में होती है। अब 2011 में जनगणना हुई थी, अब 10 वर्ष के बाद अर्थात 2021 में जो है जनगणना फिर से किया जाएगा कि अब 10 वर्ष के बाद हमारे देश में जनसंख्या कितनी हुई। तो भारत में जो है जनगणना का जो समय अवधि है वो है 10 वर्ष। 10 वर्ष के उपरांत में ही जनगणना की जाती है। पिछली जनगणना जो हुई थी, आपको अभी भी मैंने इस पर जो है बात किया, तो पिछली जनगणना जो हुई थी आपका 2011 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग जो है चौथा टॉपिक पर बात करेंगे कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया।
अब जनसंख्या में जो परिवर्तन होते हैं उसमें किन किन प्रक्रिया के कारण परिवर्तन आते हैं। अब परिवर्तन का मतलब वृद्धि, जहाँ तक तो वृद्धि होते हैं, तो वृद्धि होने का क्या क्या कारण है। तो कह रहा है कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। 3 प्रक्रिया के कारण जनसंख्या में परिवर्तन आते हैं, जिसमें पहला आपका है जन्म दर, दूसरा आपका है मृत्यु दर, तीसरा आपका है आपका प्रवास। अब ये 3 प्रक्रिया के कारण जनसंख्या में परिवर्तन आते हैं। अब परिवर्तन में वृद्धि होना जो है ये, या वृद्धि होना और या कमी होना। कमी तो बहुत कम होते हैं, प्राकृतिक आपदा के ही कारण कमी होते हैं, और नहीं तो ऐसे कमी तो नहीं के बराबर होते हैं। वृद्धि जहाँ तक जनसंख्या होते हैं, तो जनसंख्या में जो है वृद्धि होने का 3 मुख्य कारण है। वो है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। तो अब हम लोग देखेंगे कि जन्म दर क्या है, जन्म दर किसे कहते हैं। तो जन्म दर कहता है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे का जन्म होता है उसे ही जन्म दर कहा जाता है। एक वर्ष में जो भी बच्चे का एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे का जन्म हो जाता है, अब जीवित हुआ मृत हो गया तो उसका गिनती नहीं होगा, तो वो मृत्यु दर में चला जाएगा। तो 1000 प्रति वर्ष 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों की जो जन्म होते हैं उसे ही हम लोग जन्म दर कहते हैं। और भारत में जो है हमेशा जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक होता है। माने जन्म दर की संख्या जो होती है ज़्यादा होते हैं और मृत्यु दर की संख्या कम होते हैं। ये बहुत पुराने से ही देखा जा रहा है कि भारत में मृत्यु दर कम और जन्म दर अधिक होते हैं, जिसके कारण जो है हमारे देश में हर साल जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत का जन्म दर अगर देखा जाए तो आपका 19.3% है। अगर भारत का जन्म दर देखा जाए तो इसका जो है आकलन निकाला गया तो 19.3% जन्म दर है। अब हम लोग जो है मृत्यु दर देखेंगे, छठा प्रश्न टॉपिक। तो छठा टॉपिक जो है मृत्यु दर। तो मृत्यु दर का रहा है 1000 व्यक्तियों में एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही मृत्यु दर कहा जाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले की जो संख्या होते हैं उसी संख्या को ही हम लोग मृत्यु दर कहते हैं। प्रति 1000 व्यक्तियों में, 1000 व्यक्ति का जो है बोला जा रहा है, प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले की जो संख्या होते हैं। अब 1000 में जितने व्यक्ति की मृत्यु हुआ है एक बरस में 1000 व्यक्तियों में जितने मरने की संख्या होती है वही संख्या मृत्यु दर कहलाता है। अब जो है वो भारत का जो मृत्यु दर है वो 7.3% है। अभी हम लोग ने जो है जन्म दर देखा, तो जन्म दर देखिए हमारा जन्म दर है 19.3%, जबकि मृत्यु दर है आपका 7.3%। तो यहाँ जो है हमारे देश में जन्म दर हमेशा अधिक होते हैं और मृत्यु दर हमेशा कम है। का इसी कारण हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब हम लोग 7वां टॉपिक देखेंगे, प्रवास। प्रवास क्या है? तो प्रवास कहता है कि लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना ही प्रवास कहलाता है। जब कोई व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाता है, एक देश से दूसरे देश में चला जाता है या एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो उसको प्रवास कहा जाता है। तो प्रवास में भी बहुत से जो है जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। अब जैसे दूसरे देश में जो है कि आदमी हमारे देश में आ रहे हैं तो वो जनसंख्या बढ़ रहे हैं। अब जो है अब जैसे कोई देश में जो है महामारी फैल गया, वहाँ से आदमी भाग के मेरे देश में आ गया तो लाखों व्यक्ति आ जाएंगे, तो लाखों व्यक्ति की संख्या हमारे देश में बढ़ जाएंगे। तो ये जो है प्रवास से भी जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। तो ये इसी को हम लोग प्रवास कहते हैं। जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना ही प्रवास कहलाता है। अब हम लोग जो है 8वां टॉपिक देखेंगे।
8वां टॉपिक है भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर। तो भारत में जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो औसतन जो निकाला गया 2016 के आंकड़ा के अनुसार तो 1.19% है। भारत में जो वृद्धि होने का दर है हर साल कितना बढ़ेगा, तो वो हर साल जो उसका वृद्धि जो दर है वो 1.19% है। और यह जो आंकड़ा है 2016 के अनुसार है, 2016 में आंकड़ा निकाला गया है तो 1.19% पाया गया है। अब हम लोग जो है 9वां टॉपिक देखेंगे। 9वां टॉपिक में है आपका जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण। अब जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या क्या है, जनसंख्या बढ़ने का भी कौन कौन कारण होते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण कई हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने का मुख्य कारण कई हैं, जिसमें पहला कारण है कि जन्म दर में वृद्धि होना। अब जन्म दर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और मृत्यु दर में कमी होना, जिसके कारण वो देश की जनसंख्या बढ़ते जाएंगे। अब दूसरा कारण है आर्थिक संसाधनों का विकास होना। अब रहने सहने जो संसाधन है वो देश के अंदर में विकास होगा तो लोग की जनसंख्या अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। उसको सुख सुविधा मिलने पर उसकी आयु बढ़ जाते हैं, उसके संसाधन बढ़ जाते हैं, जिससे उसको जो आयु बढ़ जाते हैं। अब जैसे रोग बीमारी हुआ, चिकित्सा जैसे संसाधन जो है उपलब्ध हैं तो रोग हुआ वो तुरंत इलाज हो जाएंगे, उनका जो है स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस तरह से वो आपका जो है जनसंख्या उससे बढ़ती है, मतलब मृत्यु दर कम जाती है। तीसरा कारण है आपका आर्थिक उद्यमों में उन्नति होना, मतलब रोजगार का जो है विकास होना, उद्योग कल कारखाने का विकास होना, जिससे आर्थिक मजबूती, अर्थव्यवस्था मजबूत होता है और लोग का जीवन शैली जो है सुधर जाता है। तो इससे भी जो है आपका जो है जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है और इससे भी जनसंख्या वृद्धि होती है। और चौथा जो है कारण है जीवन स्तर में सुधार आने से, और जीवन का स्तर में जितने जो है सुधार आएंगे जनसंख्या उतने जो है बढ़ते जाएंगे। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि होने का ये सब मुख्य कारण है। जीवन स्तर यहाँ का दिन प्रतिदिन सुधार होते जा रहे हैं, जिससे आदमी की आयु बढ़ रहे हैं, मतलब जिनका रोग बीमारी नहीं हो रहे हैं, स्वस्थ हैं, तो उनकी आयु बढ़ रही है। तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि होने का ये सब मुख्य कारण है। अब हम लोग 10वां टॉपिक देखेंगे, आयु संरचना। तो आयु संरचना जो है कह रहा है कि किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बतलाता है। कह रहा है कि आयु जो संरचना है किसी देश के जनसंख्या की आयु संरचना जो है वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बतलाता है। अर्थात आयु संरचना जो है उस देश में रहने वाले व्यक्तियों के आयु का जो समूह होते हैं उस समूह को जो है लोगों के संख्या को बताता है कि ये मतलब जो है किस किस आयु के लोग, कितने व्यक्ति भारत में है या देश में हैं। तो इसी को हम लोग जो संख्या जो है आयु समूह के लोगों की जो संख्या जो बतलाता है, इसी को हम लोग आयु संरचना कहते हैं। और भारत में भारतीय की आयु औसत आयु जो है 69 वर्ष से अधिक है। माने हमारे भारत में रहने वाले लोगों की जो आयु उम्र जो है लगभग निकाला गया है तो 69 वर्ष से अधिक पाया गया है कि यहाँ के मनुष्य 69 वर्ष तक जीवित रहते हैं। यहाँ 69 वर्ष इनका जो है आयु संरचना है। अब जो है भारत की जो आबादी है, आबादी को जो है 3 जो है वर्गों में, 3 समूहों में जो है बांटा गया है। मतलब यहाँ 3 वर्गों में बांटा गया है कि भारत में जो आयु है आबादी है, उस आबादी को जो है आयु के रूप में देखा जाए तो उसे 3 वर्गों में रखा गया है, 3 वर्गों के समूह में बांटा गया। पहला है बच्चे, दूसरा है वयस्क और तीसरा है बूढ़ा। तो इस तरह से 3 समूह में रखा गया 3 को। तो बच्चे को जो है माना गया समानता 15 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को बच्चे में रखा गया है। और यह भारत में जो है आपका 29.7% हैं। हमारे देश में बच्चे जो हैं जो है वो 29.7% पाए जाते हैं। और यह बच्चे जो है आने वाले भविष्य के लिए एक बेहतर नागरिक बनने वाले होते हैं। अब जो है दूसरा है वयस्क, जो 15 से 60 वर्ष के बीच की आयु को कहा गया है वयस्क।
तो ये इसकी जो संख्या है, इसकी जो परसेंटेज है, ये सबसे ज़्यादा है, 64.9% ये पाए जाते हैं भारत में। इसकी जो है 64.9% हैं। और यह जो है देश के लिए सबसे जो है मतलब कार्यशील व्यक्ति होते हैं, यही देश को आगे बढ़ाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को विकास करते हैं, मजबूत करते हैं। तो ये जो वयस्क जो होते हैं देश का सबसे धरोहर वाला नागरिक होते हैं, क्योंकि कार्यशील होते हैं, कार्य करते हैं, और ये देश के हर मजबूत तक स्थिति को पहुंचाता है। तो ये 64.9% है जो सबसे ज़्यादा है, अच्छे हैं। और तीसरा में है बूढ़े का, तो 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को बूढ़े में रखा गया है, और ये हमारे देश में जो है 5.4% है। 5.4% बूढ़े हैं जो ये कार्यशील नहीं होते हैं। इन्हें जो है घर में जो है मतलब शरीर जो है उतना ताकतवर नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं, ये घर में रहते हैं और ये कोई कार्य नहीं करते हैं। तो हमारे जो है देश में या कोई भी देश में एक ही व्यक्ति जो है कार्य करने वाला होता है, और वो है वयस्क, जो 15 से 60 वर्ष का होता है, और उसी का पर देश निर्भर करता है। अब हम लोग जो है 11वां टॉपिक पढ़ेंगे, लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात कहता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या का अनुपात होता है उसी को हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। मतलब 1000 पुरुष में जो महिलाओं की जो संख्या होती है उस संख्या के अनुपात को ही हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। अब भारत में देखा जाए लिंग अनुपात तो 1000 पुरुष में 940 स्त्री पाए जाते हैं। तो यहाँ भी जो है असमान है, मतलब बेहतर देश उसी को माना गया है कि जितना पुरुष है उतना स्त्री होना चाहिए। 1000 पुरुष में 1000 स्त्री होना चाहिए। तो ये समान स्थिति माना जाता है, बेहतर स्थिति माना जाता है। अगर आपका पुरुष ज़्यादा स्त्री कम है तो वो बेहतर स्थिति नहीं माना जाता है। और इसका भी कारण है कि भ्रूण हत्या है। यहाँ पर जो है भ्रूण हत्या अधिक हो रहे हैं। लड़की रहने पर जो है उन्हें जो है गर्भ में ही जो हत्या कर दिया जाता है, और लड़का रहने पर उसको जन्म दिया जाता है। तो जिसके कारण पुरुष की संख्या बढ़ते जा रहे हैं और स्त्री की संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। तो ये जो है एक विकट संकट है। लेकिन जो है लिंग अनुपात देश में समान होना चाहिए। तो समान रहने पर ही जो है देश एक अच्छे देश कहलाते हैं। ये आपका जो है एक पुरुष पर एक स्त्री बराबर, अर्थात 1000 पुरुष पर 1000 स्त्री होना चाहिए, जो कि अभी के आंकड़े के अनुसार से नहीं है। वो 1000 पुरुष पर 940 स्त्री ही हैं। तो इसी के अनुपात को ही हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। अब हम लोग जो है बर्मा टॉपिक देखेंगे। तो बर्मा टॉपिक में है साक्षरता। तो साक्षरता जो है कहता है ऐसे जो व्यक्ति को अक्षर का ज्ञान होता है उसी को हम लोग साक्षर कहते हैं। कह रहा जिस व्यक्ति को अक्षर का ज्ञान है वह साक्षर कहलाता है, जिसे अक्षर का ज्ञान नहीं है वो साक्षर नहीं होता है। 2001 के गणना के अनुसार उस व्यक्ति को साक्षर माना गया है जिसके उम्र जो है 7 वर्ष या उससे अधिक है, तथा जो किसी भी भाषा को समझ कर लिख या पढ़ सकता है। मतलब 2001 में जनगणना किया गया, उसके बाद जो है कुछ संशोधन किया गया, उसमें साक्षर उसी व्यक्ति को माना जाता है जो इसका उम्र 7 वर्ष से अधिक है। 7 वर्ष है या 7 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति जिसे मतलब पढ़ने लिखने के लिए, भाषा को समझने के लिए, माने समझकर भाषा को समझकर उसे लिखने या पढ़ने का मतलब अनुभव होता हो, वही व्यक्ति साक्षर कहलाता है। माने 7 वर्ष से अधिक उम्र के आयु वाले व्यक्ति वैसे व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर लिख सकता है या पढ़ सकता है, वह व्यक्ति साक्षर कहलाता है। अर्थात अभी हमने कहा कि जो व्यक्ति को अक्षर का ज्ञान होता है, भाषा का ज्ञान होता है, जिसे भाषा को समझ होता है, वो भाषा को समझकर लिख सकता है, पढ़ सकता है, वह व्यक्ति साक्षर कहलाता है। तो आप परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि वैसे व्यक्ति जिसे भाषा का समझ हो, जो भाषा को समझकर लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, जिसे अक्षर का ज्ञान होता हो, वह व्यक्ति साक्षर कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे कि भारत में साक्षरता दर कितना है।
तो भारत में साक्षरता दर, भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार देखा गया है तो 100 पुरुषों में 82 पुरुष जो है साक्षर हैं। मतलब ये आंकड़ा निकाला गया है तो पाया गया है 2011 के जनगणना में कि 100 पुरुष जो हैं, 100 पुरुषों में 82 पुरुष साक्षर हैं, अब बाकी जो है शेष निरक्षर है, मतलब वो साक्षर नहीं है। उसी प्रकार 100 स्त्रियों में 65 स्त्री जो है साक्षर पाया गया है और दोनों को औसत निकालकर मिलाकर देखा गया है। इस प्रकार से स्त्री पुरुष को मिलाकर साक्षरता दर जो है 74.04% है। तो इस तरह से भारत का साक्षरता दर 74.04% है। अब हम लोग जो है देखेंगे 13वां टॉपिक में कि 13वां में है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। जो भारत का जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है उसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का कई उद्देश्य हैं। जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है उसका कई उद्देश्य हैं, जिसमें पहला उद्देश्य है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए ताकि हर बच्चे साक्षर हो। आने वाला भविष्य में भारत जो है एक माने साक्षरता दर भारत का बहुत अधिक हो, जिससे हम देश का विकास हो सके। तो इस तरह से जो है भारत में जो भी 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हैं उसे जो है निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था सरकार करती है। दूसरा जो है आपका शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करना, मतलब शिशु मृत्यु जो दर है उसको और कम करने का सरकार उपाय निकाल रही है, जिसमें अगर 1000 व्यक्ति में 1000 में जो है 30 से भी कम मृत्यु दर हो, ऐसा व्यवस्था सरकार कर रही है। तीसरा में जो है व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चे को छुटकारा दिलाना, मतलब तीसरा जो उपाय मतलब जो है उद्देश्य है कि जो बच्चे को टीका से संबंधित मतलब संक्रमित जो रोग होते हैं उससे बचाना, उसके लिए टीका का व्यवस्था करना ताकि बच्चे को टीका दे दिया जाए और वो रोग होने से पहले रक्षा कर दिया जाए। तो इस तरह से ये भारत सरकार का ये सब उद्देश्य है। और चौथा में है परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना, और परिवार नियोजन को जो है एक जन केंद्रित के रूप में बनाकर प्रसारित करना ताकि यहाँ का जीवन स्तर जो है बढ़िया हो सके, परिवार का जो है एक खुशहाल हो सके और वो जो है अच्छे ढंग से जीवन जी सके और देश को मजबूत बनाने में, अर्थव्यवस्था को सुधारने में मने सहयोग करे। तो इस तरह से आपका जो है ये चैप्टर आके आपका समाप्त हो जाती है। जनसंख्या का जो चैप्टर है 9वां क्लास का, ये आपका यहाँ आके समाप्त हो जाती है।